गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है उसमें लास्ट टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट कैरियर्स हमने पढ़ा था। सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जो आज की क्लास के हमारे मेन 3 टॉपिक रहने वाले हैं वो है, फर्स्ट है ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन यूजिंग रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I/V/D। जो लास्ट टाइम हमने किया था I इज इक्वल टू कितना आता है ANEVD, I इक्वल टू ANEVD, जो कि लास्ट टॉपिक था हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका यूज़ करते हुए, इस रिलेशन का यूज़ करते हुए ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है एंड जो R रेजिस्टेंस होता है उसकी कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। जो सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? बेसिकली ये साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंटल आपका वेरिफिकेशन है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें उन्होंने डिफरेंट वोल्टेज यूज़ की, तो उस सर्किट में जो फ्लो करंट हो रहा था जिसकी एमीटर आपकी रीडिंग देता है, तो विद चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक करंट शोज डिफ्लेक्शन। जो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू या मैग्नीट्यूड आती है वो पोटेंशियल के चेंज होने से आपकी चेंज हो रही थी, मींस V और I में कुछ रिलेशन है। नेक्स्ट जो वैल्यू से नोटिस या ऑब्जर्व किया कि V की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली I की मैग्नीट्यूड वेरी कर रही है, मींस हम कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिप्लेस करते हैं विद ए कांस्टेंट R, जहाँ पर R आपका क्या है? कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। सो V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ की इक्वेशन है, बट ओम्स लॉ को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड। ये आपका ओम्स लॉ है। जो नेक्स्ट आपका पोर्शन है इसकी वेरिफिकेशन मींस V इज इक्वल टू IR, जहाँ पर R क्या है? एक कांस्टेंट है। ये हमें प्रूव करना है या ड्राइव करना है यूजिंग रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? I इज इक्वल टू ANEVD। ये आपकी फर्स्ट स्टेप या इक्वेशन है। नेक्स्ट इसमें VD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? EET/m। ये वैल्यू पुट करते हैं। सो I इज इक्वल टू ANE मल्टीप्लाइड बाई EET बाई कितना आता है? m। E मल्टीप्लाइड बाई E कितना हो जाएगा? E स्क्वेयर। सो I इक्वल्स टू ANE स्क्वेयर। जो नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू रहती है? पोटेंशियल अप्लाइड पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है आपका फॉर्मूला? V/L, जहाँ V क्या होता है? पोटेंशियल। ये वैल्यू हमने E की पुट की V/L, बाकी चीज़ें एज इट इज़ अपॉन m। ये जो इक्वेशन या रिलेशन आया है इससे हम इसको रीराइट या अरेंज करके कोशिश करेंगे इसको V/I की फॉर्म में लेकर आने की। ये जो I है इसको इस साइड लेकर आएंगे, V को छोड़कर जो भी ये चीज़ें हैं इनको हम इस साइड लेकर आएंगे। सो अगर रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, सो V/I जो m और L डिवाइड में था वो आपका यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। ANE²T जो आपका था वो किस में आएगा? इस तरफ डिवाइड में आएगा। अब ये जो लेफ्ट हैंड है आपका, इसमें अगर वैल्यू को देखें, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए आया जो कि कांस्टेंट है, n नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, E चार्ज है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर आर कांस्टेंट एज वेल। सो ये सारी कांस्टेंट चीज़ें हैं। सो V अपॉन I इक्वल्स टू जो वैल्यू आई वो हमारी क्या आ गई? कांस्टेंट। ये आपका ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है, बिकॉज V इज इक्वल टू IR होता है, या यहाँ से हम लिख सकते हैं V/I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट आए तो ओम्स लॉ की फॉर्म ही है। तो जो रिलेशन था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उससे ओम्स लॉ वेरीफाई होता है एंड उससे R की रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ ML। ये जो भी वैल्यू है ये किसकी रहेगी? रेजिस्टेंस की। सो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई है ML अपॉन NE²T इंटू क्या हो जाएगा? A। ओम्स लॉ से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, V एंड I का जो ग्राफ होता है, कभी V को x एक्सिस में ले लिया, I को y एक्सिस में ले लिया और इंटरचेंज करके भी दे दिया जाता है। यहाँ से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है।
सो उसमें आपके दो केस बनते हैं। जैसा दो डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट डायग्राम हमने लिया है V एंड I का रिलेशन। इसमें V को हमने x एक्सिस में लिया है एंड I को y एक्सिस में। आप चेंज करके भी ले सकते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। बट अगर आप सोल्व करते टाइम थीटा एंगल V की जो एक्सिस है उसके अलोंग ले रहे हो, चाहे वो x एक्सिस हो चाहे क्या हो y एक्सिस, उस केस में जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, r इज इक्वल टू कोट थीटा। इफ़ थीटा की जो वैल्यू है वो किसके साथ ले रहे हो आप, V के साथ ले रहे हो। एंड अगर इससे अपोजिट, अगर जो थीटा एंगल I की जो एक्सिस है, चाहे वो x एक्सिस हो चाहे कौन सी एक्सिस हो, y एक्सिस हो, उस केस में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा r इक्वल टू टेन थीटा। सो ग्राफिकल रिलेशन से V और I से भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं r इक्वल टू टेन थीटा एंड कोट थीटा में। बट थीटा एंगल अगर V के साथ बनता है कोट थीटा का फॉर्मूला, और अगर I की एक्सिस या कोऑर्डिनेट के साथ बनता है तो कौन सा एंगल फॉर्मूला रहेगा, r इक्वल टू टेन थीटा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रेजिस्टेंस, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अभी हमने ओम्स लॉ किया, जिसकी जो इक्वेशन निकल के आती है V इक्वल टू I बाई क्या आता है R, या V अपॉन I इक्वल टू क्या आता है R। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली इट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो अपोजिशन होता है ये एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स की, ड्यू टू विच दे अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल डिसाइड whether a material or element will lie in the conductor range, will be an insulator or will be an semiconductor। रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर ही डिसाइड होता है कंडक्टर से इंसुलेटर है या क्या है, सेमीकंडक्टर है। एंड रेजिस्टेंस का जो सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा, हम R रहेगा, कैपिटल R लेंगे हम। स्मॉल r क्या होता है, ये भी रेजिस्टेंस का ही सिंबल है, बट जो आपके सेल या इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे उनका इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। स्मॉल r जो रहेगा वो भी रेजिस्टेंस ही है, बट किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के लिए। कैपिटल R हम इसका क्या करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे। इसकी जो यूनिट रहने वाली है ओम, जिसके लिए ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, जिससे जो बड़ी यूनिट होगी वो क्या होगी, किलो ओम, जिसके लिए किलो ओम को ओम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से क्या करके, मल्टीप्लाई करके। So resistance is the opposition of electric current and it is calculated by the Ohm's formula as per the equation R is equal to V by I denoted by R measured in ohm and kilo ohm। and अगर आपसे एक ओम को डिफाइन करना पूछा जाए, डिफाइन 1 ओम, वो क्या होता है, अगर 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने से अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है 1 एम्पियर फ्लो करता है, देन रेजिस्टेंस इन दैट केस विल बी 1 ओम। रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया। अब करेंगे हम व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, या एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है किन किन फैक्टर से अफेक्ट या चेंज होता है। 4 फैक्टर हैं आपके, लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। जो लेंथ का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, मीन्स इफ़ अगर कंडक्टर की लेंथ को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे देन सेम एक्सटेंट या सेम रेट से उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है, लेंथ के डायरेक्टली वेरी करता है। मींस लेंथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3L कर देंगे तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो भी कितना हो जाएगा, 3R। और डिक्रीज कर देंगे इसको, L/3 करेंगे, देन रेजिस्टेंस विल भी कितना होगा, R/3। जो सेकेंड फैक्टर है एरिया, वो क्या करता है, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है बट इनवर्स रिलेशन में। अगर हम एरिया ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज करते हैं इन दैट केस रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, एंड अगर एरिया को डिक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करें, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है उसको रिप्लेस करते हैं विद ए कॉन्स्टेंट R इक्वल्स टू ρL/A। जो आपका रो, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है वो आपकी क्या रहेगी यहाँ पर, रेजिस्टिविटी, या जिसको क्या भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल और मेटल। सो ये आपका फॉर्मूला आया है
ये दोनों रिलेशंस को सोल्व करने के बाद R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R रजिस्टेंस है जिसकी यूनिट क्या रहेगी ओम, L लेंथ है जिसको मीटर में लेंगे, A एरिया है जिसको किस में लेंगे मीटर स्क्वायर में। अगर यहाँ से हम रो की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं देन रो इक्वल्स टू R A बाई क्या आएगा L, और अगर उसमें हम यूनिट पुट करेंगे तो जो रो रजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रजिस्टेंस है उसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी ओम मीटर। सो रजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होती है, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर। अब ये रजिस्टिविटी है क्या, अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा सोल्व करें रो इक्वल्स टू R A बाई L, अगर लेंथ 1 मीटर लें, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर लें, या फिर इन दोनों को कॉमन मिला के हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ही 1 मीटर क्यूब ली। If you are taking a conductor of volume 1 meter cube, then resistance of that particular volume will be equal to resistivity. So resistivity क्या होती है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो पीस होता है उसके रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो अदर टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, एंड जो ओम्स लॉ आपने वेरीफाई किया यूजिंग रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहाँ से जो R की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी R इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टी ए। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं L बाई ए के इक्वल है तो ये रो या रजिस्टिविटी की वैल्यू आती है। सो रजिस्टिविटी कितनी होती है m अपॉन एन ई स्क्वायर टी। ये क्या होती है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, जो कि रजिस्टेंस के कैसे होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये 1 मीटर क्यूब टुकड़े का जो रजिस्टेंस होता है यूनिट क्या रहेगी इसकी ओम मीटर रहेगी। एंड रजिस्टिविटी के जो रेसिप्रोकल चीज़ होती है या जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी बोलते हैं। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टिविटी से रिलेटेड ही वो क्या है कंडक्टिविटी, जिसको किससे रिप्लेस करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। जो सिग्मा है या कंडक्टिविटी है वो क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी को ही हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसकी जो यहाँ से वैल्यू आएगी रजिस्टिविटी की वैल्यू को रिवर्स करने से एन ई स्क्वायर टी अपॉन क्या आएगी ए आएगा, और इसकी जो यूनिट रहेगी वो ये रहने वाली है साइमन इसकी यूनिट होती है। एंड तो रजिस्टिविटी और उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी ये उनकी वैल्यू, रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो कितनी रहने वाली है ओम मीटर रहने वाली है। सिमिलर रिलेशन है या रेसिप्रोकल दो चीज़ें हैं रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को तो कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और जो आपकी नई यहाँ पर टर्म है वो क्या है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है रेसिप्रोकल या रेजिस्टेंस का उल्टा। कंडक्टेंस अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को, या वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं। सो अगर आप कंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं तो G इक्वल टू कितना हो जाता है 1/R, और जो कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओम का रेसिप्रोकल MHO इसकी यूनिट होती है। अगर हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ से R इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टी, इसको 1/R कर देंगे, ये पोर्शन कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा एन ई स्क्वायर टी ए अपॉन क्या हो जाता है एम एल। सो ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है रजिस्टेंस, और जो नेक्स्ट टर्म है रजिस्टिविटी। रजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है कंडक्टेंस, और जो आपकी रजिस्टिविटी होती है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कंडक्टेंस। सो रेजिस्टेंस के जो फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं उसमें से हम लेंथ और एरिया कर चुके हैं, जहाँ से कैलकुलेटिव रिजल्ट भी आपको पता है, और जो नया फॉर्मूला आया है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहाँ से रजिस्टिविटी पता चली उसका जो रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी पता चली, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस वो भी आपको पता चला, और ये रिलेशन आपके निकल के आया है। और जो ओम्स लॉ से का वेरिफिकेशन से जो रिजल्ट निकल के आया था वो ये था। अब थर्ड पॉइंट या फैक्टर जो है अफेक्ट करता है डायरेक्टली, बिकॉज हर मटेरियल या मेटल या नॉन मेटल या जो भी वो एलिमेंट है उसका खुद का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी होती है।
सो मटेरियल चेंज कर देंगे ऑब्वियसली, बेशक हम लेंथ एरिया चेंज ना करें तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड जो लास्ट फैक्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, हाउ डज द टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या ऑफ ए सेमी कंडक्टर भी पूछा जाता है। इसको समझने के लिए जो आपका बेसिक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का उसको देखते हैं, R इक्वल्स टू ml/n²TA, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। यहाँ से दो फैक्टर हैं उनको हम स्टडी करते हैं, एक तो n है और एक t है। n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी है, और जो टॉर्क का जो सिंबल हमने यूज कर रखा है वो क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा बॉन्ड ब्रेकअप होंगे तो जो आपकी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से n का जो फैक्टर है वो तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है जिसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, वो वेलोसिटी बढ़ने से ये जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो टेम्परेचर का इफेक्ट इन दो फैक्टर्स पर है, n तो डायरेक्टली इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, बट रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अब बात करते हैं सबसे पहले किसके लिए, मेटल्स के लिए या फिर किन के लिए, कंडक्टर्स के लिए। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं n और t दो फैक्टर चेंज हो रहे हैं, बट जो फैक्टर ओवरकम करेगा फाइनल जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग ही वेरी करती है। तो आपका टेम्परेचर मेटल के केस में क्या है, जो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने का फैक्टर है ये क्या हो जाता है, ओवरकम कर जाता है किसको, n नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। सो फाइनल इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर मेटल्स या कंडक्टर का हमने बढ़ाया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब ये जैसे ही डिक्रीज होता है इसका रेजिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो फाइनल आंसर आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस लीनियरली वेरी कर रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसका जो अपोजिट है वो भी क्या रहेगा, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो इन केस ऑफ मेटल्स और मेटल्स या कंडक्टर्स टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का कैसा रिलेशन रहता है, डायरेक्ट। अगर रीज़न पूछा जाता है तो आप कैसे बताएंगे कंसेप्ट कि रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज और फ्री डेंसिटी जो है वो चेंज होते हैं, बट मेटल्स के केस में ओवरकम करता है आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का फैक्टर n को। सो फाइनल आंसर उसके अकॉर्डिंग रहता है इस इक्वेशन से। बट जो सेमीकंडक्टर हैं उनमें क्या होता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होती है, और जो आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर के केस में n ओवरकम करता है, मतलब जो डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा, जो डोमिनेट करेगा वो क्या रहेगा, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फाइनल रिजल्ट है इसकी वेरिएशन के अकॉर्डिंग आएगा। अब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और रेजिस्टेंस का कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ी, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। मीन्स आपका टेम्परेचर बढ़ाने से n की वैल्यू बढ़ रही है, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो जो अभी फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हमने किया, लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स करते हैं। जो सबसे कॉमन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो रेजिस्टेंस का जो लेंथ एंड एरिया के साथ रिलेशन है, अगर उसमें वेरिएशन लेके आए, मींस लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को चेंज कर दिया, एरिया को चेंज कर दिया, सो उससे जो नया रेजिस्टेंस होगा वो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, या नए और पुराने रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। ये जो टाइप है आपका क्वेश्चन का, इसको हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, ए वायर इज़ रिकास्टेड, मोल्डेड और रीड्रॉन, मीन्स उसी वायर को चेंज किया है,
उसी वायर को मोल्ड किया है एक नए वायर में, ये तो आपकी टाइप 1 बनती है। सेकंड टाइप है अगर कहे वायर इज़ रिप्लेस्ड, मीन्स उस वायर को हटाकर बिल्कुल एक नया वायर आपने लिया है। तो फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम करते हैं हम कि वायर इज़ रिकास्टेड, मोल्डेड और रीड्रॉन, मीन्स वायर चेंज नहीं है, उसकी जो इनिशियल वॉल्यूम है उसी को चेंज करके नई शेप दी है। तो इस केस में जो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम जो होगी वायर की और फाइनल वॉल्यूम जो होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेंथ और रेडियस चेंज हो सकती है। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है सिलेंडर के लिए, वायर की सिलेंड्रिकल शेप के लिए, वो हम यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह हमने क्या यूज़ किया है, एल। सो जो इनिशियल वॉल्यूम होगी पाई आर वन स्क्वायर एल वन इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, पाई आर टू स्क्वायर एल टू। अब पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम में एक रेडियस और लेंथ में, आइदर रेडियस या आइदर लेंथ, इसमें एक रिलेशन क्वेश्चन में पुटअप होगा। मीन्स जैसे लेंथ को हाफ कर दिया, रेडियस को ऐसे कर दिया, एक गिवन वैल्यू है, अगर जैसे लेंथ का रिलेशन गिवन है, इस इक्वेशन से हम जो सेकंड फैक्टर है रेडियस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, ए वायर इज़ रिकास्टेड इनटू ए न्यू वायर, उसी वायर को एक न्यू वायर में कन्वर्ट किया है ऑफ हाफ रेडियस, मीन्स जो आपका नया वायर है या फाइनल वायर है उसकी जो रेडियस है वो इनिशियल या स्टार्टिंग की क्या है, हाफ। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फॉर्म, ऐसे जो नया वायर बना है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगा। अब जो गिवन आपका इसमें फैक्ट या डाटा है वो क्या है कि जो नया रेडियस है R2 वो इनिशियल का क्या है, हाफ है। अब रेडियस का रिलेशन गिवन है तो इस इक्वेशन से हम लेंथ का रिलेशन भी निकाल लेंगे। कैसे, हमें पता है R1 स्क्वेयर L1 इज इक्वल टू R2 स्क्वेयर क्या रहेगा, L2। R2 को रिप्लेस करेंगे R1 बाई किससे, 2 से। R2 की जगह हमने R1 बाई क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया, उसका स्क्वेयर करेंगे तो R1 स्क्वेयर L1 इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर बाई 4 इंटू क्या आ जाएगा, L2। R1 स्क्वेयर से R1 स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। L2 के जो डिवाइड में 4 है वो इस तरफ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मीन्स नई लेंथ का पुरानी लेंथ के साथ रिलेशन हमारा आ गया, सोल्व कर लिया हमने। L2 की जो वैल्यू आ गई वो L1 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको, ये जो भी वैल्यू आई है इनको हम अपने रेजिस्टेंस के बेसिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमें पता है R इक्वल टू रो क्या होता है, L बाई ए। जो नया रेजिस्टेंस है R डैश इज इक्वल टू रो तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज मटेरियल या वायर चेंज नहीं हुआ है तो रजिस्टिविटी तो उसी की प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं होगी। L की जगह नई लेंथ पुट करेंगे, L2 पुट करेंगे जो कि ओरिजिनल लेंथ से 4 टाइम्स है। सो L की जगह हम L मल्टीप्लाइड बाई क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। और जो नीचे एरिया है, एरिया का आपका फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, पाई आर स्क्वेयर, उसमें पाई मल्टीप्लाइड बाई जो नई रेडियस है वो आपकी पुरानी रेडियस की कितनी है, हाफ। तो पाई इंटू आर स्क्वेयर की जगह पाई इंटू R1 बाई 2 का स्क्वेयर पुट हम करेंगे, पाई इंटू R1 बाई 2 का क्या करेंगे, स्क्वेयर पुट करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो R इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू R1 स्क्वेयर, इसका 2 का स्क्वेयर कितना होगा, 4, वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा। सो 4 इंटू 4, ये तो पुरानी रजिस्टेंस की वैल्यू है। जो नया रजिस्टेंस R डैश आएगा वो ओरिजिनल रजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 16, तो 16 टाइम आपका रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये जो फर्स्ट टाइप है इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम सेम रहने वाली है। एक रिलेशन गिवन होगा इधर रेडियस या लेंथ में, सेकंड रिलेशन हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, उसको R इक्वल टू रो L बाई ए में पुट करेंगे और कितने टाइम्स या फैक्टर मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं वो आपका नए रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। जो सेकंड टाइप है आपकी लेंथ और एरिया का जो रिलेशन रेजिस्टेंस उसके ऊपर क्वेश्चन की, वो आपकी इजी है, जिसमें आपकी स्टेटमेंट क्या रहती है, ए वायर इज़ रिप्लेस्ड बाय एन अनदर वायर ऑफ लेंथ एंड एरिया का कंपैरिजन करके बताएगा कि फर्स्ट या ओरिजिनल वायर के कंपैरिजन में लेंथ इतना टाइम इंक्रीज हुई है। सो अगर रिप्लेस का आपका क्वेश्चन या स्टेटमेंट आती है
तो उसमें हम क्या करेंगे, सीधा जो लेंथ और एरिया का फैक्टर है उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया ए वायर इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ लेंथ 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वायर, लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया है, तो उसका एरिया पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर रीड्रॉ करते या उसी वायर को स्ट्रेच करते तो लेंथ बढ़ाने से एरिया क्या होता, कम होता। बट रिप्लेस के केस में बिल्कुल टोटली डिफरेंट वायर हमने लिया है, तो लेंथ का फैक्टर चेंज किया है, तो सिर्फ लेंथ का ही अफेक्ट होगा, एरिया का उस केस में कोई रिलेशन नहीं आएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो R = रो L बाई ए में सिर्फ L को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स लेंथ। एंड सिमिलरली अगर सिर्फ कहता है ए वायर इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ एरिया डबल और हाफ ऑफ द ओरिजिनल, तो उस केस में सिर्फ एरिया ही चेंज होगा, लेंथ चेंज नहीं होगी, बिकॉज रीड्रॉ अगर करते तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चेंज होती हैं। सो जो रिप्लेस का जो आपका कंसेप्ट है उसमें डायरेक्ट आप एक फैक्टर चेंज होने से फाइनल आंसर बता सकते हो। जैसे लेंथ 1/3 टाइम्स कर दी तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 1/3। लेंथ चेंज करने से रिप्लेस वाले केस में किसके ऊपर चेंज नहीं आ रहा, एरिया के ऊपर चेंज नहीं आ रहा। तो ये वाला आपका इजी है कंपेयर टू रिकास्टेड एंड रीड्रॉन के केस से।